नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी पढ़ाई 3.0 पे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और ये वीडियो काफ़ी अच्छा जाने वाला है। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सीटेट के ये पुराने क्वेश्चन हैं जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण होता है वो कैसा होता है? स्वाभाविक और कृत्रिम होता है, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण होगा, जन्मजात तथा अर्जित होगा, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन होगा। तो इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जन्मजात और अर्जित। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण कैसा होता है? जन्मजात और अर्जित होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। दोस्तों, अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा को दो भागों में बांटा है, एक जन्मजात अभिप्रेरणा, एक अर्जित अभिप्रेरणा। जन्मजात अभिप्रेरणा में भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा आ जाती है और अर्जित अभिप्रेरणा में सामाजिक रुचि, प्रतिष्ठा आदि आ जाती है। इस प्रकार थॉमसन ने भी अभिप्रेरणा को दो भागों में वर्गीकृत किया है। स्वाभाविक अभिप्रेरणा जैसे खेलना, कूदना, सुख प्राप्त करना इत्यादि। कृत्रिम अभिप्रेरणा जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, दंड इत्यादि। तो दोस्तों, ये था अभिप्रेरणा का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण क्या हो सकता है? सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये सभी। तो दोस्तों, यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया में ये जो है इसका जो सही आंसर रहेगा, ये सारे जो है सीखने की प्रक्रिया में सीखने का जो स्थानांतरण सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक और शून्य भी हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेस्टाल्टवाद। दोस्तों, इसमें कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, गेस्टाल्टवाद। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, सीखने का अंतर्दृष्टि और सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों द्वारा किया गया, इसलिए इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार व्यक्ति संपूर्ण परिस्थितियों को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ लेता है और फिर अपनी सूझ और अनुभव के द्वारा उस परिस्थिति या समस्या का समाधान करता है। इस सिद्धांत का प्रयोग सुल्तान नामक वनमानुष द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? ऑप्शन है विलियम जेम्स, पहला ऑप्शन है विलियम जेम्स स्किनर, सी ऑप्शन है एबिंगहॉस, डी ऑप्शन है वर्टलेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, एबिंगहॉस। दोस्तों, एबिंगहॉस मनोवैज्ञानिक ने निरर्थक शब्दों का प्रयोग सीखने की सामग्री के रूप में प्रयोग करने को कहा। उनके अनुसार निरर्थक शब्दों के प्रयोग से धीरे धीरे सार्थक शब्दों का प्रयोग करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, सीखने के नियम किसने दिए हैं? पावलोव ने दिए हैं, पावलोव ने दिए हैं, स्किनर ने दिए हैं, या थॉर्नडाइक ने दिए हैं, या कोहलर ने दिए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, थॉर्नडाइक साहब ने सीखने के नियम दिए हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सीखने का नियम दोस्तों थॉर्नडाइक ने दिया है, प्रतिपादित किया था। पूरा नाम एडवर्ड थॉर्नडाइक है। ये यूए के मनोवैज्ञानिक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पशु विहार और सीखने की प्रक्रिया पर कार्य किया था और उन्हीं के कार्य के आधार पर शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव पड़ी। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम बताए थे, और तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखना क्या है दोस्तों? व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिवर्तन, परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये सभी। व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव और अभ्यास का परिणाम और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये सभी जो है सीखना होगा। तो दोस्तों, अधिकांश सीखना सतत रूप से चलने वाली एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से प्रारंभ होती है, मृत्यु तक चलती रहती है। सीखने की गति में वातावरण के परिवर्तन होता है। अधिगम प्रक्रिया के 2 तत्व निहित हैं, परिपक्वता, पूर्व अनुभवों से प्राप्त परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, अनुवांशिकता। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा,
बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभिवृद्धि, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। दोस्तों यहाँ बात करें शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय एवं एक सीमा तक चलती है। शारीरिक विकास भी एक निश्चित सीमा के अंतर्गत होता है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसने दिया? चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसने दिया? दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पे डीवी द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा, रॉस द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रॉस द्वारा। रॉस के अनुसार चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नाइन्थ का इसका जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। दोस्तों बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के उस विकास का अध्ययन किया जाता है जो बालक के जन्म से परिपक्वता की अवस्था तक होता है, अर्थात बालक सामान्य से विशिष्ट होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन है? अच्छा बालक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज द करेक्ट है, बालक। बालक जो है बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है। बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बालक ही होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन और परीक्षण किया जाता है। उनके अनुसार उनका पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है ताकि उनका विकास सकारात्मक हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। अच्छी स्मृति की क्या विशेषताएं हैं? शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी। दोस्तों अच्छी स्मरण की जो विशेषताएं हैं वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि ये सभी जो है ये सभी अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। स्मृति एक क्षमता है जिसके सहारे उद्देश्यपूर्ण कार्य किए जाते हैं तथा व्यक्ति विवेकशील चिंतन करता है, वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से संयोजन करता है। और अच्छी स्मृति के निम्न विशेषताएं होती हैं, शीघ्र पुनः स्मरण, पहचान, अच्छी धारणा, समायोजन। तो ये सारी चीज़ें जो है होती हैं आपकी अच्छी स्मृति की विशेषताएं होती हैं। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोस्तों संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, उत्तेजना और भावों में उथल पुथल। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। दोस्तों संवेग शब्द का जो अर्थ है वेग से युक्त, अर्थात जब व्यक्ति वेगवान होकर कार्य करता है उसे संवेग कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इमोशन कहते हैं इसको। ई का अर्थ अंदर से और मोशन का अर्थ गति है, अतः अंग्रेजी इमोशन शब्द का आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देने से है। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। तो इसका जो सही आंसर है कौशल सीखने की जो पहली अवस्था है वो है अनुकरण। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जन्म से ही बालक अपने माता पिता और समाज के अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों का अवलोकन करता है। कालांतर में उनमें से कुछ के व्यवहारों का अनुकरण अपने व्यवहार में से करने लगता है। इसी प्रकार कौशल और किसी विशेष क्षेत्र में योग्यता हासिल करने की पहली अवस्था ही अनुकरण है। अनुकरण के माध्यम से कई प्रकार के कौशल सीख लेता है। मानसिक आयु प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। मानसिक आयु प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने किया, गिलफोर्ड ने किया, स्पीयरमैन ने किया, बिने साइमन ने किया। तो मानसिक आयु
प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया हमारे विनय साइमन ने किया। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मानसिक आयु का संप्रत्यय का प्रतिपादन हमारे विनय के द्वारा किया गया। स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उस व्यक्ति के मानसिक विकास की अवस्था को बताती है। उसके आधार पर बालकों को मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि आदि विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। 1905 में विनय ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर पहला सफल बुद्धि परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि, ये सारी विधियां शैशवावस्था के लिए श्रेष्ठ विधियां हैं, चाहे वो मॉन्टेसरी विधि हो, खेल विधि हो या किंडरगार्टन विधि, ये सभी जो है सही है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों, बाल विकास में दोस्तों ऑप्शन है आपके प्रक्रिया पर बल है, वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल, वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बाल विकास में, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों बाल विकास एक व्यापक विचारधारा है और इसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के शारीरिक, मानसिक, वातावरण, व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। बाल्यावस्था की अवस्थाएं निम्न हैं: गर्भावस्था 0 से 9 माह, शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कौन कौन से हैं? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को बाल विकास कहते हैं तथा इसके अंतर्गत हम बालक के शारीरिक विकास, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तनों तथा वातावरण का बालक पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही बालक के व्यक्तिगत भिन्नता का भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत है? लेमार्क का, हैरिसन का, डार्विन का, मैकडूगल का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डार्विन का। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्रम विकास जैविक आबादी के आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी स्वयं को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाता उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। केवल वे ही प्राणी जीवित रहते हैं जो स्वयं को प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। विनय साइमन परीक्षण का मापन किसने किया? किया जाता है। विनय साइमन परीक्षण का मापन किया जाता है किसमें? ऑप्शन है आपके समान बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, अभिवृद्धि, अभिक्षमता का। तो विनय साइमन परीक्षण में हम किसका मापन करते हैं? ए ऑप्शन, सामान्य बुद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं यहाँ पे समान बुद्धि का जो मापन है विनय साइमन बुद्धि परीक्षण द्वारा किया गया। 1905 में विनय साइमन नामक 2 मनोवैज्ञानिकों ने इस परीक्षण की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, ये सभी। तो दोस्तों संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो हैं आपके डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये सभी। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है हरलॉक, टीपीनन, मैकडूगल, रॉस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, हरलॉक। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक
विकास कहलाता है। ये कथन है हमारे हरलॉक साहब का। दोस्तों हरलॉक जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने जिन्होंने समाज का प्रभाव बालक के विकास और विकास एवं अधिगम के किस प्रकार पड़ता है बताया। हरलॉक के अनुसार सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। क्या कहा उन्होंने? सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? ऑप्शन है कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्तिक समायोजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, व्यवहार में परिवर्तन। दोस्तों अधिगम का मुख्य उद्देश्य बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, ताकि परिस्थिति के अनुसार खुद को समायोजित करने के कौशल का विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी दोष नहीं है। वाणी दोष नहीं है दोस्तों तो ध्वनि परिवर्तन एवं अस्पष्ट उच्चारण, धीमी और तेज गति से बोलना, हकलाना, तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वाणी दोष नहीं है, धीमी या तेज गति से बोलना एक वाणी दोष नहीं है। वाणी दोष का अर्थ है अपनी बातों को स्पष्ट रूप से ना कह पाना, स्पष्ट रूप से अपनी बात ना कह पाने का कारण होता है हकलाना, तुतलाना, शब्दों का सही उच्चारण ना कर पाना। धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं होता, बल्कि परिस्थितिजन्य ध्वनि में परिवर्तन होता है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? दोस्तों मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन ना करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, प्राथमिक स्तर मूल्यों की शिक्षा देने का सर्वोत्तम विधि है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा समाज जो है सांस्कृतिक रूप से बहुआयामी है, इसलिए शिक्षा के द्वारा उन सार्वजनिक शाश्वत मूल्यों का विकास होना चाहिए जो हम लोगों की एकता की ओर ले जा सके। प्राथमिक स्तर पर मूल आधारित शिक्षा देने की कई विधियां होती हैं, सर्वोत्तम विधि मुख्य है महान व्यक्तियों के गुणों के बारे में बताना, मूल्यों के महत्व को बताना, अध्यापक द्वारा स्वयं मूल आधारित व्यवहार व आचरण अपनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है आध्यात्मिक मूल्य, एन केन प्रकार धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एन केन प्रकार धनार्जन का मूल्य मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, एन केन प्रकार धनार्जन का मूल्य ये जो है मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं। मूल्य का तात्पर्य मानव जीवन के वे सकारात्मक गुण हैं जो लोगों को प्रभावित करते हैं, जैसे नैतिक आचरण, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, एन किन प्रकार धनार्जन अनैतिक हो सकता है। यह मूल्य नहीं बल्कि एक दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखें, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्यक्ति के संगठन का स्वरूप कैसा है? मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक गुणों के मिलने से एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इन दोनों गुणों में से किसी एक की भी अनुपस्थिति से व्यक्तित्व संतुलित विकास नहीं हो सकता है। आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, सामाजिक निर्भर। तो इसका जो सही आंसर होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अंतर्मुखी। दोस्तों अंतर्मुखी व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण गुण आत्मकेंद्रित
है। ऐसे व्यक्ति अकेले रहना पसंद करते हैं, बाह्य परिस्थितियों में के अनुसार खुद को समायोजित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे लोग निराशावादी होते हैं। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है ज्ञानात्मक, कलात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर व्यक्त करने वाले व्यक्ति बहिर्मुखी प्रकार के होते हैं। ऐसे व्यक्ति बाह्य परिस्थितियों से खुद को आसानी से संयोजित कर लेते हैं। ऐसे लोग आशावादी होते हैं। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे और उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, क्योंकि कक्षा 4 का एक बच्चा तो बहुत ही छोटा होता है, तो उसे एक शिक्षक संभाल सकता है, उसकी भावनाओं को समझ सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बालक के चिंतित और कुंठाग्रस्त होने पर अध्यापक को चाहिए कि सर्वप्रथम बालक से बातचीत करके इसके कारण का पता लगाए, फिर इसका निराकरण करने का प्रयास करे। अतः इस अवस्था में अध्यापक को परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है? तो अतिरिक्त शक्ति का जो सिद्धांत है वो भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों भाषा विकास का तात्पर्य ऐसे विकास से है जिसमें बालक अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त कर सके। भाषा विकास के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं यहाँ पे? अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। ये तीन मुख्य सिद्धांत भाषा विकास के मुख्य सिद्धांत हैं। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत नहीं होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। और आपको ये क्वेश्चन अगर इनको आप अच्छे से समझेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता में ये कुछ आपको योगदान देंगे। तो दोस्तों इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे टॉपिक के साथ, कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ, कुछ और विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।